Hello students, today we will discuss about the history chapter 1 tracing changes through a thousand years। इसमें हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब ये एंशंट के बारे में 6th क्लास में, अभी 7th क्लास 7 जो मिडीवल जो पीरियड है उसके बारे में। अभी कौन सी पीरियड है? मॉडर्न पीरियड है ना। तो वो जो मध्यकालीन जो पीरियड है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें देखो बहुत जो आजकल कितना चेंज, पहले जो भी बहुत कुछ है वो हर सालों में, हजारों साल में बहुत कुछ चेंजेस अपने ऊपर आते रहते हैं ना। मतलब जो पहले ज़माने के लोग रहते हैं उस तरह अभी नहीं रहा। अब तो जो कपड़े तरीके ने, रहने का, खाने का, सभी में बहुत कुछ चेंजेस अपने को दिखाई देते। तो इसमें एक चेंजेस, उसमें बहुत कुछ जो चेंजेस उनके मन में जो विचार आता है उसी हिसाब से बनाए वो। तो उसमें एक है जो हमने जो एटलस के थ्रू आपको एग्जाम्पल के थ्रू हमें आपको समझाएंगे। मतलब जो उस ज़माने में जो एटलस है उसमें जो अपने मैप, भारत के जो इंडिया के मैप किस तरह से था, बाद में कैसे हुआ ना, जो उस ज़माने में जो उस तरीके से जो मैप बनाया गया उसमें फर्स्ट वाला मैप है। तो देखो, टेक look at maps. First and second map. First was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reported here the detail of the Indian subcontinent from larger map of the world. A map 2 was made in the 1720s by the French cartographer. The two maps are quite different even though they are of same area. इसमें क्या बता रहे हैं, दो मैप अपने को दिखाई देते हैं ना। और 1154 सेंचुरी में जो मैप बनाया गया है उसमें सब जो नीचे का जो पोर्शन साउथ के ऊपर आ गया और नॉर्थ के पोर्शन नीचे आ गया ना। तो जिस तरह से वो आया उसी हिसाब से उसने उस मैप को बनाया। और दूसरा मैप जो है ना, दूसरा मैप में अभी जैसा है भारत इंडिया उसी तरह आप उसको दिखाई देते हैं। ज़्यादातर ये जो दूसरा मैप है ना जिसने बनाया, कौन बनाया था वो सब कॉर्डिनेट मैप 18th सेंचुरी में कौन बनाया गया था? गिलॉम द डिस्ले है ना। उसने जो एटलस बनाएगा उसको उस जमाने के लोग जो ये समुद्री तट कोस्टल एरिया से जो आते हैं उसी नक्शे को लेकर यूज़ किया करते थे। तो उस जमाने में जो बीच में जो मिडिल पे जो मैप आपने देखा उसमें कितना डिफरेंट है ना। एक को पूरा उल्टा करके बताया, दूसरे ने जो अभी जैसे नक्शा उसी एक गए, फिर भी उसमें पूरा इंडिया अपने को दे, जितना उन लोगों ने आया जिस तरीके से उतने वो लोग गए हैं उसी को पूरा वो लोग अपना इंडिया मानते थे। तो ये क्या है, धीरे धीरे ये सब बनाया गया। तो उस टाइम वो सही था, अभी हम बोलते वो नहीं, ये गलत। अब वो जिस तरीके से उन लोगों ने सोचा है, वो जो अपने देश के बारे में ना, जिस तरह से वो जो लोग आया है एंट्री करा कारण था, तो उसको अपने वो लोग उतने को वो लोग अपना भारत मानते थे। तो जिस तरीके से आए वो लोग उधर से नक्शा बनाए, किसी लोग नॉर्थ से आए हो, किसी लोग साउथ से आए हो, किसी लोग कोस्टल, तो उसी हिसाब से उन्होंने नक्शा बनाए। तो ये दो उस ज़माने में जो दो नक्शा अपने को, अपनी भारत के दो नक्शा अलग अलग अपने को दिखाई देते हैं। ये धीरे धीरे ये नक्शे का भी बहुत कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जो पहले मैं बिल्कुल, अब हम अभी के ज़माने हम लोग बहुत गलत है नहीं है, उस ज़माने में जो लोग सही था उनके लिए ना। तो ऐसे वो बहुत कुछ चेंजेस अभी मॉडर्न पीरियड में बहुत कुछ चेंजेस है ना। अपन ये सबको हम गलत नहीं, स्टूडेंट्स के जो मन में जो आते हैं वो लोग कैसे आते हैं उस हिसाब से वो लोग मैप बनाते थे। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज मतलब क्या है, नई और पुरानी शब्दावली है ना। वो शब्द में भी, भाषा में बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है। तो देखो इसमें बताया क्या है, इफ द कंटेंट in which information is produced changes with the time, what about languages and meaning? Historical records exist in a variety of languages which have changed constantly over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regards to grammar and vocabulary, the meanings of words also change over time. मतलब इसमें क्या बता रहे हैं, समय के साथ साथ सूचनाएं संदर्भ भी बदल जाते हैं, भाषा के अर्थ साथ साथ
भी बदल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है ना। उदाहरण के लिए क्या होता है, मध्ययुग की फारसी में आधुनिक फारसी भाषाएं बहुत भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में भी नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। जो पहले जो भाषा में जो अर्थ होता है, अभी के जो भाषा और फारसी भाषा में जो अब जो अर्थ में भी बहुत बदलाव होता है ना। ग्रामर, वोकाबुलरी सब कुछ में चेंजेस हो चुका है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, अपन हिंदुस्तान के बारे में एग्जाम्पल ले चुका है। टुडे वी अंडरस्टैंड इट्स इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। व्हेन द term was used in the 13th century by Miraj Siraj, a chronicler who wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. He used in terms a political sense for land that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never includes South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitants of the subcontinent. इस उदाहरण के लिए अब हिंदुस्तान को भी ले उनके शब्द लीजिए। आज हम इस आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिराज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के था। उसके इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाते थे जो दिल्ली का सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उस सुल्तान के जो प्रांत है वो उस जगह में अंतर्गत में आने वाले क्षेत्र में भी बढ़ते गए ना। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ। दक्षिण भारत उसमें आया, जो बाबर कोई भी जो बाबर के टाइम जो आया है, तो उस जगह के जो सुल्तान जो शासन करता है उसे अंतर्गत में वो क्षेत्र सीमित है ना, हिंदुस्तान जो नामक से, तो उसमें कभी दक्षिण भारत कभी नहीं आया है ना। तो इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने क्या करा, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग का सब कॉन्टिनेंट के भूगोल में ज्योग्राफी के लिए लेके किया गया। मतलब वहाँ का कल्चर, वहाँ का क्लाइमेट है ना, ये सब लेके वर्णन किया गया है। बाबर ने क्या करा, उसको चेंज करा। मतलब हिंदुस्तान जैसे उनकी क्लाइमेट और आगे जो है, जो जितना उसने जो साम्राज्य के वो जो स्थापना विकसित करा, वो फिर उसने आगे बढ़ते गए उनकी सब चीज़ें उनके जियोग्राफिकल हिसाब से भी अपना हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले क्या सीमित था, हरियाणा, पंजाब, गंगा, इसको लेके हिंदुस्तान बताया गया था। फिर बाद में जो मुगल एम्पायर के हाथ में है बाबर जो, तो उन लोगों ने उनके आगे आगे जो बढ़ाते गए ना, जो विकसित किया गया, फिर उन लोगों के जियोग्राफिकल क्लाइमेट है ना और वहाँ का कल्चर सब देख के फिर उनके हिसाब से हिंदुस्तान नाम रखा गया। उसमें कभी भी दक्षिण भारत का जो है वो उसके अंदर नहीं आते थे, है ना। जो जितना एरिया है उतने को हिंदुस्तान तभी भी कहा गया था। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत है ना। हिस्टोरियंस के बहुत कुछ सोर्सेस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rules of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. The value of paper. In middle of the 13th century, a scholar wanted to copy a book, but he did not have enough paper. So he watched the writing of a manuscript. He did not want to write the paper
and used it. A century later, if you bought some food in the market, you could be lucky and have shopkeeper wrap it for your some paper. इसमें क्या बता रहा है? हिस्टोरियंस एंड द सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है ना। इस देखते हुए अलग अलग तरह के सोर्स मिलते हैं और वो उसके सहारे लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्तवंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 1700 से लेके 1750 सेंचुरी 1750 के अंदर हजारों वर्ष सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन सोर्स का प्रयोग करते थे उसमें आपको बहुत सी बातें मिलेंगी पिछले युग में वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के का, फिर क्या बोलते इंस्क्रिप्शंस का, मैन्युस्क्रिप्ट्स का और आर्किटेक्चर का उपयोग किया है। उसमें से देख देख के अपने को पता पड़ता है, इस हिस्टोरियंस को पता पड़ता है इस 1700 से 1750 में क्या क्या हुआ था, है ना। इसी से वो लोग खोजबीन करते हैं। तो ये अपने को कैसे मिलते हैं? कुछ ज़माने के राजा महाराजा लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग ही ऐसे चीज़ें रख पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लिखने वाले को रखते हैं ना, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखते हैं। वो लोग कहाँ लिखते हैं, किसके बारे, रूलर्स के बारे में, मॉन्स्टर टेम्पल के बारे में लिखते हैं और वो आर्चीव से म्यूजियम में रखते हैं, लाइब्रेरी से। आर्चीव मीन्स कि ये रिकॉर्ड्स रखने के लिए जगह होते हैं, वहाँ रख देते। हमको उसमें से उस ज़माने के बारे में मालूम पड़ते हैं। तो ये लोग साधारण लोग नहीं रख पाते, बड़े बड़े जो वेल्थी पीपल रहते हैं ना, जो संपन्न रहते हैं, उन लोग मतलब राजा और लोग, ऐसे लोग ना, ऐसे लोग रखते थे। तो ये लोग ये सब क्या मैन्युस्क्रिप्ट हैंड से लिखा है। तब पेपर के उपयोग, पेपर सस्ता पड़े, लोग पेपर में बहुत कुछ लिखने के लग गया। तो ये लोग थोड़ा थोड़ा करके उसने में कभी राजाओं के बारे में, राजाओं का शासन के बारे में, राजाओं ने जितना युद्ध करा उसके बारे में, कभी मंदिरों के बारे में, है ना। तो बहुत कुछ लिखने के अपने दरबार में बैठ के लिखने लगे। तो दरबार में जो बैठ के लिखते हैं वो लोग फिर उसको एक जगह संभाल कर भी रखने लगे, म्यूजियम में या लाइब्रेरीज में, आर्चिव्स में, है ना। यहाँ सब लोगों ने अच्छी तरह एकदम सेव करके रखने लग गया। तो उसी में से अपने को मालूम पड़ता है। मैन्युस्क्रिप्ट लिखने का लोग को क्या बताते हैं, हम स्क्राइब्स कहते हैं। मतलब क्या करते हैं, स्क्राइब्स जो लिखने, मैन्युस्क्रिप्ट मीन से हैंड रिटन होता है ना, हैंड से जो लिखते हैं वो अलग, उसको उस जमाने में वो लिखने वाले का वो अलग, उसको बहुत बड़ा आर्टिस्ट मतलब वो लिखने का वो जो आर्ट रहते हैं वो लोग ही लिख पाते हैं। तो वो लोग अपने हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के भी लिखते हैं। जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखता है ना, वो स्क्राइब्स करते हैं। वो लोग वो लिखने का लिखावट भी सबका अलग अलग होता है ना। तो ये लिख के जो चीज़ जो लिखते हैं वो दूसरे में बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। जो पहले जो लिखा है वो दूसरे लोग उसको देख के लिखते हैं, ट्रेस करके भी लिखते हैं कभी कभी, है ना, कहानियाँ। तो उसमें उन लोग समझ में वो अपने हिसाब से भी उसमें अपना तरीका भी यूज़ करते हैं। तो पहले जो लिखा है वो बाद में बहुत कुछ उसमें भी चेंजेस होता है। तो ये लिखने के तरीका में भी बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, वर्ड्स लिखना और उसमें जो चिन्ह बनाना, है ना, ये सब बहुत कठिन होते हैं। तो भी वो लोग एक जो लिखने वाले लोग हैं ना, राइटर्स जो रहते हैं, उनको स्क्राइब्स बोलते हैं। वो लोग ये सब लिख के अब वो कहाँ लाइब्रेरीज में या आर्चिव्स में संभाल के रखते थे। तो इसी में से अपनी हिस्टोरियंस को मालूम पड़ते हैं उस जमाने में क्या क्या हुआ है ना। इसमें एक अगर जियाउद्दीन भरनी ने जो क्रॉनिकल है, वो जो राइटर था उसने जो लिखा है 2 साल पहले जो लिखा हुआ जो चीज़ बाद में लिखता है उसमें बहुत, वो लोगों ने उसमें जो वर्ड्स जो लिखता है
लिबिया जो लिखते हैं वो बाद में वो चेंजेस। इसका मतलब हर साल में, हर ईयर्स में अपने में बहुत कुछ लिखने का और समझने का और लिपियों का सब कुछ में बहुत चेंजेस है। बोले मतलब हम जितने साल आगे जाते हैं उसमें अभी के इसमें बहुत डिफरेंट होते हैं हर चीज़ों में। तो उस टाइम में वो सही था, अभी हम बोलते गलत नहीं है। उस टाइम वो सही है उनके लिए, अपने लिए भी हम बोलते हुए सही नहीं है, नहीं। हर तरीके से जो चीज़ें हैं उसी समय में वो ठीक था। अभी जो आने वाले पीढ़ी, अभी नए मॉडर्न पीढ़ी में वो देखते बोलते क्या लिखा है ना, ऐसे वो उसमें उस टाइम वो सही है। अभी के जो पीरियड में उसमें बहुत कुछ अपने को मिसअंडरस्टैंडिंग होते, क्या लिखा है इन लोगों ने ना, क्या था ये, कैसे लिखा गया ना। अपने देखा पहले एटलस देखा, उसमें कितना डिफरेंट है, हर चीज़ में डिफरेंट होते जाते हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स आगे क्या बता रहे इसमें, ऐसा जो टाइम पीरियड ईयर्स में न्यू सोशल जो सामाजिक और राजनीति में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। 1700 एंड 1750 सेंचुरी है ना ईयर्स में, क्या मतलब इस बीच में बहुत कुछ बदलाव आया है ना, बहुत भयंकर बदलाव हुआ है। 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्ष के अध्ययन में इतिहासकारों को आगे भारी चुनौती रखता था। क्यों? मुख्य रूप से इसलिए कि हम पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उनकी तरह की परिवर्तन हुआ है। इस काल में अलग अलग समय पर नए नए चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, जैसे कैसा इरिगेशन मिशन्स हुआ है, स्पिनिंग मशीन हुआ है ना, इसमें मैंने चरखा कपड़े बनाने का, या स्पिनिंग इरिगेशन के लिए पानी जो जहाँ से पानी खिंचाई सब बोलते हैं ना, फार्मिंग के लिए बहुत कुछ बदलाव हुआ है उस टाइम। तो उसके साथ पर खान पीने में भी बहुत बदलाव है। क्या? आलू, मक्का, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी भी अपने को मिलने लगे। ध्यान रहे इस परिवर्तन में बहुत कुछ बदलाव, मतलब नए नए चीज़ें, नए नए टेक्नोलॉजीज भी अपने को देखने के लिए मिलता है ना। आज राजनीति, सामाजिक और संस्कृति के परिवर्तन का भी काल था। हर तरीके से चेंजेस, नए नए इन्वेंशन हुआ है ना। पहले ज़माने के लोग नदी के उधर रहते, उधर से पानी, फिर उसमें जो नए इरिगेशन मिशंस आ गए ना, फार्मिंग के लिए आसान हो गया। और स्पिनिंग में मतलब चरखा है ना, चलाते ना, कपड़ा बनाने की बुनाई है ना। और आर्म्स में भी पहले क्या बड़े बड़े तलवार लेके करते थे ना, तो उसके बाद क्या बहुत छोटे छोटे गन्स बनाना है ना, ऐसा हथियार बनाते रहे। ऐसे नए नए इन्वेंशन को देखने के लिए मिलता है। इस टाइम क्या है, This was also the great mobility. Group of people traveled long distance, searched opportunity. The subculture held immense wealth and the possibilities of work carved a fortune. One group of people who because important of this period were Rajput, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. Between the 18th and the 14th century, the terms was applied more generally to the group of warriors who claimed Kshatriya caste status ना। इस टाइम नए नए समुदाय भी आने लगे। उसमें है राजपुत्र, मतलब राजपुत्र में अपना राज्य को ध्यान रखने वाला, मतलब राजा, और वहाँ का आर्मीज भी उसमें आता है, राजा भी, क्षत्रिय लोग, ये सब उस राजपुत्र के राजपुत्र मीन्स क्या होता है, जो उस राजा का पुत्र है ना। इसका मतलब वो 8वीं और 14वीं सदी में क्या होता था, नाम आमतौर में योद्धाओं और उस समूह के लिए प्रयुक्त होता थे।
मतलब क्षत्रिय लोग भी होता है उसमें, जो आर्मीज जो लोग होते हैं वो भी, और राजा भी उसमें आते हैं। सबको राजपुत्र के नाम से कहा जाता है। राजपुत्र शब्द के अंतर्गत केवल राजा के सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, है ना। समझ में आ गया? मतलब एक समाज पैदा हो, मतलब वो है राजपूत, उसमें सब चीज़ें इंक्लूड, राजा भी आता है उसमें, सैनिक भी आता है, क्षत्रिय लोग भी इंक्लूड, जो ये सब कम्युनिटी मिला के लास्ट में क्या राजपूत समाज आ गया। तो ऐसे उस एक नए समाज का शुरुआत हुआ है। उसके बाद बहुत कुछ समाज आने लगे, वो है उसमें बहुत कौन कौन सी है मालूम है आपको? जो उसके बाद बहुत कुछ समाज का भी आना शुरू हो गया। उसमें एक है मराठा साम्राज्य, सिख, जाट, अहोम और कायस जैसे बहुत कुछ साम्राज्य भी और साम्राज्य भी बढ़ने लग गया था, ना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पार्ट से आपको मैं कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।